हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज आरसीसी का एक टॉपिक ले रहा हूं। यह है वन वे स्लैब। तो आरसी स्लैब में दो कैटेगरीज होती हैं कि अगर ये एक स्लैब का व्यू है, ये इसका छोटा स्पान है और ये इसका बड़ा स्पान है। तो बड़ा स्पान और छोटे स्पान का जो रेशियो है, अगर ये 2 से ज़्यादा है, 2 से अधिक है, तो ये वन वे स्लैब कहलाती है। और जब ये अनुपात 2 से कम हो या 2 के बराबर हो तो इसको टू वे स्लैब कहते हैं। तो इस तरह से ये वन वे स्लैब और टू वे स्लैब की जो बेसिक डिफरेंस यहाँ से दिया जाता है। इसके बाद डिजाइन स्टेप्स ऑफ वन वे स्लैब। वन वे स्लैब को डिजाइन करने के स्टेप्स क्या क्या हैं उनको देखें। सबसे पहला होता है फाइंड डेप्थ ऑफ स्लैब बाय स्पान ओवर इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ये डिफ्लेक्शन में सुरक्षा के लिए स्पान ओवर डेप्थ रेशियो जो है कोड के द्वारा दिए गए हैं। उसके आधार पर हम स्लैब की गहराई पहले ज्ञात कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक्चुअली। बाद में इसको चेक करके कंफर्म करते हैं कि गहराई कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली इसका वेट वगैरह ज्ञात करने के लिए हमको इसकी गहराई पहले माननी पड़ती है। तो वो काम हम इस फार्मूले के द्वारा करते हैं, इस मेथड से। इसके बाद फिर हम इफेक्टिव स्पान ज्ञात करते हैं और इफेक्टिव स्पान ज्ञात करके इस पर जो है स्लैब के ऊपर जो टोटल लोड दिया गया हो उसके हिसाब से इसका सेल्फ वेट इंक्लूड करते हुए टोटल वेट की गणना कर लेते हैं। टोटल वेट निकालने के बाद हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात हो जाने के बाद हम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की गणना करते हैं। ये हमारा एम यू बराबर 1.5 एम के बराबर होता है। ये आप सब लोग जानते होंगे। 1.5 इसका फैक्टर है, सेफ्टी फैक्टर। और अगले स्टेप में है एक्स यू मैक्स। ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू एम यू एक्स यू मैक्स की मान फिर ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू लिमिटेड की वैल्यू इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये फार्मूले आपको बीम में भी बताए जा चुके हैं, वही फार्मूले हैं। कोई बीम और वन वे स्लैब के फार्मूलों में कोई परिवर्तन नहीं है। जो फार्मूले बीम में प्रयोग किए जाते हैं वही फार्मूले स्लैब में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो सेम टू सेम वही रिलेशन है, इसलिए इसके डिजाइन प्रोसीजर भी लगभग वही है। बस कुछ अंतर कहीं पर आता है, उसको हम वहीं पर बताते हुए चलेंगे। फाइंड रिक्वायर्ड। इसके बाद जब ये हम एम यू लिमिटेड ज्ञात कर लें, इसके बाद हम जो है रिक्वायर्ड डेप्थ ज्ञात करते हैं। कैसे? एम यू यहाँ ऊपर हमने ज्ञात किया था, ये एम यू लिमिटेड ज्ञात किया था। इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। बराबर करके हम इफेक्टिव डेप्थ की गणना कर लेते हैं। वही हमारी रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ होती है जो कि मूवमेंट के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद हम जब ये डी हमारी ज्ञात हो जाती है, यहाँ से आवश्यक गहराई, तो उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये जो डी हमने पहले मान रखी थी इस फार्मूले के द्वारा, क्या वो आवश्यक गहराई से ज़्यादा है। अगर इससे ज़्यादा है, अधिक है, तो ये बीम हमारी जो है, ये स्लैब जो है अंडर रिइंफोर्स्ड स्लैब होती है। और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट डिजाइन की होती है कि स्लैब या बीम अंडर रिइंफोर्स्ड ही होने चाहिए, तभी हम डिजाइन करते हैं। ओवर रिइंफोर्स्ड स्लैब या बीम को डिजाइन नहीं किया जाता। और अगर ये इसकी गहराई जो प्रोवाइड की गई है ये हमारी रिक्वायर्ड डेप्थ से कम हो, तब ये ओवर रिइंफोर्स्ड होती है। अधिक होने पर, अगर प्रोवाइडेड डेप्थ जो है ज़्यादा है और प्रोवाइडेड डेप्थ कम है और रिक्वायर्ड डेप्थ ज़्यादा है, तब ये ओवर रिइंफोर्स्ड बीम होती है, जो कि इसके लिए वैलिड नहीं है। डिजाइन स्टेप्स इसमें नहीं किए जाते हैं, हमको दोबारा डिजाइन करना पड़ता है। सेक्शन गहराई और अधिक मान करके चलनी पड़ती है। नाउ फाइंड। इसके बाद एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए भी बीम की तरह से ही बीम का ही सूत्र जो है यहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है। एम यू बराबर जो है 0.87 एफ वाई ए एस टी डी ब्रैकेट में 1 माइनस एफ वाई बटे एफ सी के ए एस टी बटे बी डी। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम एरिया ऑफ स्टील की गणना कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील निकाल लेने के बाद फिर हम स्पेसिंग ज्ञात करते हैं। स्पेसिंग वही एक छड़ का क्रॉस सेक्शन एरिया बटे टोटल एरिया जो यहाँ ऊपर से ज्ञात किया है गुणे 1000 करके ये हमारा
स्पेसिंग ज्ञात हो जाता है। इस स्पेसिंग की जांच बाद में की जाती है कि ये स्पेसिंग जो है इन दो संख्याओं से अधिक नहीं होना चाहिए, इन दोनों में जो कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि दिस स्पेसिंग जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन लेसर ऑफ या लीस्ट ऑफ 3D और 300 mm। तो ये दोनों संख्याएं ज्ञात करके इन दोनों में जो कम हो उससे इसका मान जो है अधिक नहीं होना चाहिए, ये हम जांच कर लेते हैं इस स्पेसिंग के लिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की मात्रा ज्ञात करते हैं। ये हमारी मिनिमम स्टील के बराबर होती है, ये 0.12% ली जाती है क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो इस तरीके से फाइंड द स्पेसिंग फॉर, अब इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए स्पेसिंग ज्ञात कर लेते हैं। और ये स्पेसिंग जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, किससे, लिस्ट ऑफ 5D और 300 मिलीमीटर। ये भी 5D अथवा 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम एक बार फिर याद दिलाते हैं आपको कि जैसे यहाँ पर 3D अथवा 300 मिलीमीटर दो कंडीशन है, ये मेन स्टील के लिए हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 5D और ये 300 मिलीमीटर हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर अभी तक बुक्स में 450 मिलीमीटर लिखा हुआ आ रहा है, जो कि पुराने कोड के अनुसार है, जबकि इसमें कोड में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उस अमेंडमेंट में स्पष्ट रूप से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए ये जो लिमिट 450 मिलीमीटर की थी उसको चेंज करके 300 मिलीमीटर ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम एज पर अमेंडमेंट, हमारे अमेंडमेंट कोड जो है आप चेक कर सकते हैं कि कोड में जो अमेंडमेंट किए गए हैं इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। RCC के ही में ये आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप एज पर अमेंडमेंट ऑफ IS 456 यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन, ये 300 मिलीमीटर के लिए ही चेक किया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया इस डिजाइन स्टेप शॉर्ट में है। अब यही डिजाइन स्टेप्स यहाँ हमने थोड़ा जल्दी में बताए हुए हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वहाँ पर आप डिजाइन स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि डिजाइन स्टेप्स में किस तरह से इसको फॉलो करते हुए डिजाइन किया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, शॉर्टर क्लियर स्पान ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज 3.5 मीटर, मतलब एक स्लैब का छोटा पार्ट दिया हुआ है, क्लियर स्पान 3.5 मीटर, लाइव लोड 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, और इसके बाद फ्लोर फिनिशिंग लोड जो है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। इसके बाद पूछा गया है द डिजाइन द स्लैब पर डिजाइन करिए बाय लिमिट स्टेट मेथड, इफ M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील यूज, आल्सो एज्यूम 200 mm बियरिंग ऑन वॉल। तो ये दीवार पर जो है इसकी सपोर्ट जो है 200 मिलीमीटर एज्यूम कर ले। तो इन डाटा के साथ वन वे स्लैब का डिजाइन आपको करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जो बीम में क्वेश्चन में डाटा दिए गए हैं, हम एक बार इनको अलग अलग दोबारा उतार लेते हैं। शॉर्टर क्लियर स्पान 3.5 मीटर, लाइव लोड 2 किलो न्यूटन पर मीटर, फ्लोर फिनिश 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बियरिंग बी 200 mm, FCK 20 एंड FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से ये गिवन डाटाज हैं, ये हमने क्वेश्चन से लेकर के यहाँ नोट कर लिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस अब इसमें क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमारी स्लैब है, स्लैब का केवल एक ही स्पान दिया हुआ है, दूसरा स्पान दिया ही नहीं गया है। तो जब तक हम दोनों स्पान का कंपेरिजन नहीं करते, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्लैब 1 वे होगी या 2 वे होगी, क्योंकि लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो होता है इसी के द्वारा हम चेक करते हैं। तो जब क्वेश्चन में केवल एक ही स्पान दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाता है कि ये स्लैब हमारी 1 वे स्लैब ही होगी, दूसरा स्पान इसमें नहीं है, इसका मतलब ये 1 वे स्लैब ही है। तो शॉर्टर स्पान है और ये केवल एक ही स्पान बताया गया है, तो इसको हम 1 वे स्लैब की तरह से ही डिजाइन करेंगे। और जब दोनों स्पान दिए जाते हैं तो हम नियम के अनुसार इनका अनुपात ज्ञात करते हैं, और अनुपात का अभी हमने पीछे बता दिया कि 1 वे स्लैब के लिए जो है ये अनुपात 2 से अधिक होना चाहिए, और 2 वे स्लैब के लिए ये अनुपात 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा, इसलिए हम इसको 1 वे स्लैब ही मान लेते हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया कि इसे हम 1 वे स्लैब मान लेते हैं। फिर इसके बाद लिमिट स्टेट मेथड में जो P लिमिटेड की वैल्यू होती है वो 0.9% होती है, Fe 415 स्टील और
M20 कंक्रीट के लिए। यानी ये ग्रेड अगर यूज किए गए हैं तो इसके लिए जो परसेंटेज ऑफ स्टील की लिमिटिंग वैल्यू है वो 0.9% ली जाती है। हैंस एज्यूमिंग, इसलिए ये मानते हुए पीटी की वजह, चूंकि हम ये तो बैलेंस उसके लिए है पी लिमिटेड, लेकिन चूंकि बीम या स्लैब हमेशा अंडर इन्फोर्स डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए अंडर इन्फोर्स का मतलब है स्टील की मात्रा आपको कम प्रोवाइड करनी है। तो जो एक्चुअल स्टील का परसेंटेज है उसको हम 0.9 के स्थान पर 0.35% मान करके चलते हैं। तो ज़्यादातर जो है स्लैब में या बीम में हम इसी रेशियो के आसपास रखते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील 0.35 रखते हैं, 0.4 रखते हैं, इस तरह से 0.3 भी रख सकते हैं। तो ये रेशियो हमने एज्यूम कर लिया। अब इसको जब हमने एज्यूम कर लिया फॉर अंडर इन्फोर्स स्लैब, ये एज्यूम कर लिया, अब इसकी मदद से, इस परसेंटेज ऑफ स्टील की मदद से हम मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू देखते हैं। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए बीम में भी ये हमने बताए थे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, तो आप देख लें। मॉडिफिकेशन फैक्टर में एक ये फिगर है, ये मॉडिफिकेशन फैक्टर का फिगर दिया हुआ है। ये डिफरेंट टाइप की स्टील के लिए ये कर्व है, जिसमें एफ एस की वैल्यू 240, ये हमारी एफ 415 ग्रेड की स्टील के करस्पॉन्डिंग है। चूँकि यहाँ पर देखिए एफ एस इक्वल टू 0.58 एफ वाई दिया है, तो इसमें एफ वाई का मान 415 रख करके उसमें 0.58 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 240 आती है। इसलिए एफ एस 240 का कर्व जो होता है ये नीचे से दूसरा कर्व, ये हमारा एफ 415 ग्रेड की स्टील के करस्पॉन्डिंग है। तो ये हमारी इसकी स्टील के करस्पॉन्डिंग हुआ। इसके बाद जो है परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट हमने मान लिया कितना, 0.25 मान लिया, 35 माना है। तो ये 0.4 यहाँ पर है, 0.2 यहाँ पर होगा, 0.3 यहाँ पर होगा और 0.35 और इसके करीब होगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा पॉइंट है। हमने तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील लेते हुए यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच करके लाते हैं ये दूसरे कर्व तक, और दूसरे कर्व तक ला करके फिर हम इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके यहाँ पर इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि ये मॉडिफिकेशन फैक्टर वर्टिकल एक्सिस पर दिया हुआ है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से हम मॉडिफिकेशन फैक्टर इस चार्ट के द्वारा या देखते हैं, इस फिगर के द्वारा देखते हैं। ये IS कोड में भी दिया हुआ है फिगर, और बीम के चैप्टर में हम इसके बारे में आपको डिटेल से बता भी चुके हैं। तो ये इस फैक्टर, इसके द्वारा हम ये मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू देखते हैं, ये हमारी 1.4 प्राप्त हो गई। तो जब इस तरह से हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर जब नोट कर लिया, तब हम इसके बाद आगे की गणना करते हैं। इफेक्टिव स्पान ज्ञात करने के लिए, चूंकि क्लियर स्पान दिया हुआ है शॉर्टर, तो क्लियर स्पान जब दिया है तो फिर हम इफेक्टिव स्पान ज्ञात करेंगे। जब तो इफेक्टिव स्पान ज्ञात करने के लिए क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर चूंकि अभी हमने कोई गणना नहीं की है या बीम की गहराई नहीं मान के चले हैं, उसको वही मानना है, तो हम प्रेलिमिनरी इसकी डेप्थ का अनुमान लगाने के लिए हम इसे 100 mm मान लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ये जस्ट इमेजिन कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट कि 100 mm की अगर इफेक्टिव डेप्थ है तो उसके लिए 0.1 mm इफेक्टिव डेप्थ मीटर में कन्वर्ट करते हुए ये स्पान में जोड़ दिया जाएगा क्लियर स्पान में, तो हमारा इफेक्टिव स्पान इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने इफेक्टिव स्पान का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर प्राप्त कर ली। अब इफेक्टिव स्पान की जब ये वैल्यू हमने प्राप्त कर ली तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए देखिए फार्मूला होता है इफेक्टिव स्पान ओवर इफेक्टिव डेप्थ, स्पान ओवर इफेक्टिव स्पान ओवर 20। ये डिफ्लेक्शन में सुरक्षा के लिए ये अनुपात दिए गए हैं कोड में कि स्पान बटे 20 जो है स्लैब के लिए ये रेशियो लिया गया है। तो इसमें स्पान ओवर 20 जब लिया गया है तो 20 में यहाँ पर अभी हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर जो ज्ञात किया है 1.4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी नीचे इसके 20 में, तो 20 में जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, अब हम इफेक्टिव स्पान की ये वाली वैल्यू रख देंगे 3.6 मीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये इससे जब भाग लगाएंगे तो ये 128 मिलीमीटर आ गया। तो इस तरह से इफेक्टिव डेप्थ हमारी ये आ गई। अब जब इफेक्टिव डेप्थ ये आ गई तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि इसी के आसपास, जैसे ये 128 है
तो हम 130 जो है इसकी इफेक्टिव डेप्थ मान लेते हैं और 20 mm का कवर मानते हुए 150 इसकी टोटल डेप्थ मान लेते हैं। तो हम इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टेकिंग टोटल डेप्थ इज इक्वल टू 150 मिलीमीटर। टोटल डेप्थ यहाँ पर हम 150 मिलीमीटर ले सकते हैं और 20 mm का इफेक्टिव कवर लेते हुए 150 में से 20 घटा देंगे तो 130 mm का जो है इफेक्टिव डेप्थ हम लेकर के एज्यूम कर सकते हैं। तो ये 128 के स्थान पर 130 mm हमने राउंड फिगर में एज्यूम कर लिया इस तरह से। तो हमारी ये इफेक्टिव डेप्थ इस फार्मूले के अनुसार ये निकल करके आई। यहाँ हालांकि हमने इसको 100 mm मान लिया था, लेकिन चूंकि अभी इस फार्मूले से हमने डेप्थ निकाली है तो वो हमारी इतनी निकल करके आ गई 130 mm। जब ये हमारी डेप्थ निकल करके आ गई, अब हम इफेक्टिव स्पान फिर अब शुद्ध निकालते हैं फार्मूले के अनुसार। इफेक्टिव स्पान का फार्मूला होता है LX प्लस बी और LX प्लस डी। ये बियरिंग है और ये इफेक्टिव डेप्थ है। ये दो फार्मूलों से इफेक्टिव स्पान निकाला जाता है और इन दोनों में से जो कम हो वही स्पान लिया जाता है। ये आप बीम में भी यही फार्मूला पढ़ चुके हैं, यही फार्मूला स्लैब में भी लागू हो रहा है। तो देखिए क्लियर स्पान हमारा 3.5 मिलीमीटर का है, 3.5 मीटर है सॉरी, और इसमें हम बी 200 mm का वो बियरिंग दिया हुआ है। स्लैब का दीवार के ऊपर बियरिंग जो है 200 mm का है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके 0.2 हो गया। तो ये हमारा 3.5 प्लस 0.2 यानी 3.7 हो गया। इस तरह से LX प्लस डी जब हम निकालेंगे तो इसमें 3.5 मीटर ये तो क्लियर स्पान है और इसमें इफेक्टिव डेप्थ जरा देखिए कितनी है। इफेक्टिव डेप्थ 130 mm है। इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.13 हो जाएगा। यहाँ पर 0.13 हो गया, इसको जब जोड़ देंगे इसमें तो ये 3.63 मीटर का इफेक्टिव स्पान हो गया। अब इसमें से दोनों में से जो कम है ये 3.7 है, ये 3.63 है, इसलिए इफेक्टिव स्पान जो है कौन सा लिया जाएगा, LX इक्वल टू लेसर ऑफ द टू। दोनों में जो कम हो वो 3.63 मीटर का ले लिया जाएगा। तो इसलिए हमारी इफेक्टिव स्पान ये हो गया। इसके बाद वेट या लोड की गणना करेंगे। तो 1 मीटर चौड़ी पट्टी स्ट्रिप जो है हम एज्यूम कर लेते हैं। फिर लाइव लोड निकालते हैं। लाइव लोड हमारा 2 किलोन्यूटन का दे रखा है पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर चौड़ी पट्टी हमने ली है और 1 मीटर लंबाई में स्पान ले लिया, इसलिए 1/1 × 2 ये हमारा 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से फ्लोर फिनिश भी दिया हुआ है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर की चौड़ी पट्टी है और 1 मीटर का स्पान है, इसलिए 1/1 × 1.5 तो ये हमारा 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब जब निकालेंगे तो वही 1 मीटर चौड़ी पट्टी है, 1 मीटर का स्पान है और 0.15 मीटर की डेप्थ है। क्योंकि 150 mm की डेप्थ मानी है तो उसको मीटर में जब लिखेंगे तो 0.15 होगा। इस तरह से वॉल्यूम ज्ञात हो गया। वॉल्यूम में इसकी डेंसिटी का गुणा कर दिया RCC की, तो ये 25 किलोन्यूटन में आ गया। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.75 हो गया किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद हमारे ये सभी वेट को हम जोड़ लेते हैं तो टोटल वेट आ गया स्मॉल w बराबर 7.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा W आ गया। अब हम डिजाइन लोड ज्ञात कर लेंगे। इसमें 1.5 से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 1.5 × 7.25 ये हमारा 10.875 आ जाएगा किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा WU ज्ञात हो गया। फिर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये WU LX का होल स्क्वायर बाई 8 ये फार्मूला है, बीम में भी लागू होता है, स्लैब में भी यही फार्मूला है सिंपली सब ये UDL के लिए। तो इस फार्मूले से हमने जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये हमारी वैल्यू आ गई 17.91234 किलोन्यूटन मीटर। इसको हमने न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद शियर फोर्स की वैल्यू भी हमने ज्ञात कर दी VU। ये हमारा WU LX बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें WU का मान तो यही हमारा उतार करके रख लिया है यहाँ पर, और LX यहाँ पर ये क्लियर स्पान लिया जाएगा, इसलिए 3.5 मीटर ही लेंगे इसमें, क्योंकि शियर फोर्स की गणना करते समय हम क्लियर स्पान का ही फार्मूला ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो बटे 2 ये हमारा इतने किलोन्यूटन का आ गया शियर फोर्स। इसे हमने यहाँ पर न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। तो जब न्यूटन में हमने कन्वर्ट कर लिया
इसके बाद लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस याद करते हैं। एक्स यू मैक्स, इसकी वैल्यू होती है 0.48 डी। ये FE 415 ग्रेड और M20 कंक्रीट के लिए इसका गुणांक कितना आता है, 0.48 डी के बराबर होता है। और डी की वैल्यू 130 mm है। इसको रखते हुए ये हमारा 62.4 मिलीमीटर की XU मैक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसके बाद लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करते हैं। लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये वही फार्मूला है, MU लिमिटेड इज इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस फार्मूले से ये वैल्यू याद कर लेते हैं। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, FCK का मान रख लिया, FCK का मान रख करके हमारी ये वैल्यू आ गई, ये BD स्क्वायर बना रहा। इसके बाद रिक्वायर्ड डेप्थ की गणना करते हैं। तो जब रिक्वायर्ड डेप्थ निकालेंगे वो MU बराबर MU लिमिटेड के बराबर रख करके निकालते हैं। MU का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं अभी, ये हमने MU का मान लिख लिया। ये MU लिमिटेड का मान ये यहाँ पर निकाला, इसको रख लिया। यहाँ से जब दोनों को बराबर किया तो दोनों में केवल D हमारा अननोन है। तो D को जब हमने सॉल्व किया तो D बराबर इतना ज्ञात हो गया और ये 80.56 मिलीमीटर प्राप्त हुआ। यानी रिक्वायर्ड डेप्थ हमारी केवल इतनी है और प्रोवाइडेड डेप्थ कितनी थी, 130 mm थी। तो चूंकि प्रोवाइडेड डेप्थ हमारी रिक्वायर्ड डेप्थ से ज़्यादा है, इसलिए ये अंडर इन्फोर्स्ड स्लैब ही है। तो स्लैब अंडर इन्फोर्स्ड ही होनी चाहिए, इसलिए हमारा डिजाइन अभी तक सही है। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इसके बाद याद करते हैं। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील के लिए हमने फार्मूला बताया था, MU बराबर 0.87 FY ASTD ब्रैकेट में 1 - FY बटे FCK इंटू AST बटे BD। बस इस फार्मूले में देखिए एक AST यहाँ पर है, एक AST यहाँ पर है, बाकी सब डाटा जो है इसमें ज्ञात हैं। तो हम ये वैल्यू सब रखते जाते हैं। MU का मान रख दिया और ये FY का मान रख दिया, D का मान रख दिया 130, FY FCK ये दोनों रख लिए 415 20 और AST ये अननोन है और B और D ये दोनों रख लिए। B चौड़ाई जो है, चूँकि 1 मीटर चौड़ी पट्टी हमने मानी है तो 1 मीटर चौड़ी पट्टी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके हमको 1000 लिखना होगा। और D हमारी इफेक्टिव डेप्थ जो है ये 130 मिलीमीटर की ही है। तो ये सारी वैल्यू, फिर इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमको AST में एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन प्राप्त होती है और वो इक्वेशन हो गई AST का होल स्क्वायर माइनस इतना इंटू AST प्लस इतना बराबर 0। तो ये हमारी AST में एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इसको हम इस फार्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं। AST बराबर -B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो इस तरह से जब ये फार्मूला लगाते हैं, इस फार्मूले में एक बात ध्यान रखें यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस माइनस होता है एक्चुअल फार्मूले में, लेकिन AST की जो वैल्यू यहाँ प्राप्त होती है ये हमेशा माइनस फार्मूले से ही प्राप्त होती है और जो प्लस से जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो सार्थक नहीं होती। जो हमारी सही वैल्यू है वो माइनस चिन्ह से ही प्राप्त होती है। तो हम हमेशा इसको सॉल्व करते समय केवल एक ही चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हमारी ये 408 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया स्टील का हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील जैसे ही हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हम उसका स्पेसिंग ज्ञात करते हैं। स्टील का 10 मिलीमीटर की मेन बार हम एज्यूम कर लेते हैं। 10 मिलीमीटर की मेन बार एज्यूम करके उसका स्पेसिंग निकालते हैं, स्मॉल 80 इंटू 1000 बटे AST। स्मॉल 80 जहाँ पर जो छड़ हमने प्रयोग की है उसका एक छड़ का एरिया है और ये हमारा वो एरिया है जो पीछे भी हमने ज्ञात किया है, यानी इतना स्टील कुल डालना है, वो एक छड़ का एरिया है। तो इसमें स्मॉल 80 इंटू 1000 अपॉन AST इस फार्मूले के द्वारा स्पेसिंग की वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है। तो 10 mm की छड़ का जो एरिया है वो 79 है। तो ये हमने इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ये निकाल लिया। स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 193 mm होना चाहिए। इसको हम स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए इसको थोड़ा शॉर्ट रिड्यूस करके 190 mm से मान लेते हैं। तो 193 की जगह पर 190 mm की दूरी पर सेंटर टू सेंटर हम छड़ों को डालेंगे। ये स्पेसिंग यहाँ से ज्ञात हुआ। इसके बाद इस स्पेसिंग के लिए कोड ने एक चेक के लिए एक कंडीशन लगाई हुई है कि दिस स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन लीस्ट ऑफ
किसके किसके 3D और 300 mm। तो 3D 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ 130 की अभी निकाली थी आपने, 130 गुणे 3 390 मिलीमीटर हो गया, और ये 300 मिलीमीटर है। इन दोनों में जो कम हो तो कम हमारा कौन सा है 300, तो ये 300 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमने चेक कर लिया कि ये जो स्पेसिंग है हमारी 190 mm की, ये 300 से अधिक नहीं है, ये इससे कम है, इसलिए चेक हमारा सेफ है। जब हमने ये तो हमारी मेन स्टील हो गई, इसलिए मेन स्टील कितने स्पेसिंग पर डाली जाएगी 190 mm सेंटर टू सेंटर के स्पेसिंग पर ही 10 mm की छड़ें डाल दी जाएंगी। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की मात्रा ज्ञात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की मात्रा जो होती है 0.12% होती है, 0.12% क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो B इंटू डी का 0.12%, इसको हमने निकाला 0.12 इंटू बी की वैल्यू रख दी 1000, और डी का मान इसमें देखना डी कैपिटल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जब हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्टील का निकालने के लिए तो बी इंटू कैपिटल डी लिखा जाता है। तो कैपिटल डी की वैल्यू जो है हमारी टोटल डेप्थ ऑफ द स्लैब लिखनी होगी, तो 150 है, तो यहाँ 150 रखते हुए, और चूँकि परसेंटेज में था तो बटे 100 का भाग लगाया और ये सॉल्व किया तो 180 mm स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की मात्रा आ गई। इसके बाद हम फिर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारा चूँकि काफ़ी कम है, क्योंकि मेन स्टील 408 था, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील केवल 180 है, इसलिए हम 10 mm की छड़ न डाल करके उसके स्थान पर 8 mm की छड़ प्रयोग करते हैं। और 8 mm की जो छड़ प्रयोग की है, तो 8 mm छड़ के लिए इसका स्पेसिंग कितना होगा, स्पेसिंग बराबर 80 इंटू 1000 बटे AST, फार्मूला वही है। इसमें चूंकि 8 mm की छड़ है, इसका एरिया 50 होता है, तो 50 गुणे 1000 बटे AST कौन सा निकाला जाएगा, यही डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो एरिया है 180। इसको सॉल्व किया तो ये 277.7 मिलीमीटर आ गया। इसको हमने राउंड किया लोअर साइड में, तो ये 270, इसको 270 हम ले लेते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से 270, क्योंकि स्पेसिंग कम कर देने से स्टील की मात्रा ज़्यादा होती, तो सेफर साइड कौन सी है, कुछ स्टील ज़्यादा हो जाए तो वो सेफ, कम नहीं कर सकते इसको। तो इस तरह से 270 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए भी कोड ने एक कंडीशन लगाई है कि दिस स्पेसिंग जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन लीस्ट ऑफ किसका 5D, यानी 5 इंटू इफेक्टिव डेप्थ हो गई हमारी 130, तो ये आ गया 650 मिलीमीटर, अथवा दूसरी कंडीशन थी 300 मिलीमीटर। यहाँ पर फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ये 5D जो है के साथ ये पहले 450 ज़्यादातर बुक्स में अब भी दिया हुआ है, लेकिन ये अमेंडमेंट के अनुसार, कोड में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उनके अनुसार ये इसकी वैल्यू जो है 300 मिलीमीटर कर दी गई है 450 के स्थान पर। तो इसको आप लिख सकते हैं संकेत में एज पर अमेंडमेंट टू कोड 456। तो इस कोड के अमेंडमेंट के द्वारा इसको मान ये चेंज कर दिया गया है। तो ये आप लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तक सारी बुक्स ने इसको फॉलो, पुरानी बुक्स में अभी नहीं किया है, नए एडिशन का नहीं मैं कह सकता। तो इसलिए 8 mm की छड़ें 270 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर के अंतराल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो हमारी मेन बार्स का डिजाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का भी डिजाइन हो गया। अब इसकी हम सीयर में जांच करते हैं। तो चेक इन सीयर जब हम करेंगे तो इसमें देखिए नॉमिनल सीयर स्ट्रेस का फार्मूला टॉबी इक्वल टू BU बटे BD होता है, इससे हम निकालेंगे। BU हमारा हमने पीछे निकाला था 19,031, और बटे BD, B की वैल्यू 1000 है और स्मॉल d जो है 130 है। ये हमने भाग लगाया 0.146 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। तो ये टॉबी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब इसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टील देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होगी, AST इंटू 100 बटे BD। तो इस फार्मूले से हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। AST हमने अभी 408 मेन स्टील है वो 408 निकाली है, और BD तो ये है हमारा, तो इसको सॉल्व किया तो 0.31% स्टील है, इसलिए मेन स्टील की मात्रा जो है हमारी 0.31% है। इसी स्टील के लिए तो अब फ्रॉम टेबल 3 जो टॉसी याद करने की टेबल कोड में दी हुई है,
आप उसी टेबल का प्रयोग करते हुए M20 कंक्रीट तथा 0.31% स्टील के लिए जो है टॉसी की वैल्यू देखेंगे। तो टॉसी की वैल्यू आप देखिए 0.31% है, और जो हमारे पास तालिका उपलब्ध होती है, एक बार तालिका पर निगाह डाल लें। 0.31 का परसेंटेज इसमें कहाँ पर आता है, ये परसेंटेज ऑफ स्टील का कॉलम है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील के कॉलम में 0.25 और 0.5 इसके बीच में ही 0.31 आता है। तो हमको इसके करस्पॉन्डिंग, इन दोनों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग M20 कंक्रीट की ये दोनों वैल्यूज़ ज्ञात कर लेनी, नोट कर लेनी चाहिए कि मतलब 0.5 पर जो है 0.48 है और 0.25 पर ये 0.36 है। तो इसमें वही हम इंटरपोलेशन मेथड के द्वारा टॉसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई। यहाँ डिफरेंस दोनों वैल्यूज में कितना है, 0.48 माइनस 0.36, और इनके परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 0.50 माइनस 0.25। तो ये वैल्यू में डिफरेंस बटे परसेंटेज ऑफ स्टील में डिफरेंस, ये रेशियो कर दिया। और फिर यहाँ पर एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील में डिफरेंस कितना है, 0.31 माइनस 0.25। तो हायर वैल्यू 0.31 है और लोएस्ट वैल्यू 0.25 है, और ये हम 0.36 में इसको जोड़ करके चलेंगे तब ये ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरपोलेशन हम इसमें हायर साइड से भी कर सकते थे, उसमें माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें हमने लोअर साइड की वैल्यू पहले ली है, तो लोअर साइड की वैल्यू लेकर के फिर यहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोअर साइड से ज़्यादा थी वैल्यू। तो इसमें हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई 0.39 न्यूटन पर एम। तो इस तरह से टॉसी ज्ञात कर लिया। इधर हमने टॉबी ज्ञात कर लिया था, अब हमने टॉसी ज्ञात कर लिया। इसके बाद आता है इन दोनों का कंपेरिजन करना। इन दोनों को कंपेरिजन करने से पूर्व, चूंकि ये स्लैब है, तो स्लैब में हमको एक कांस्टेंट के की वैल्यू भी ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए एक तालिका अलग से दी गई है कि स्लैब के की वैल्यू उसकी मोटाई के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो मोटाई के अनुसार हमने देखा तो इसकी वैल्यू जो है 1.3 आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये के की वैल्यू के लिए एक तालिका है। तो इसमें ये हमारी मोटाइयाँ हैं। तो मोटाई यहाँ पर आपकी स्लैब की कितनी है, 150 है। तो 150 और लेस के लिए जो है ये 1.3 के की वैल्यू आती है। तो यहीं से हमने के की वैल्यू इसमें 1.3 मान ली है। अब ये के की वैल्यू हो गई। तो चेक हमने क्या किया कि टॉबी की वैल्यू 0.146 ये किससे कम है, के टाइम्स टॉसी के आधे से कम है। के टाइम्स टॉसी स्लैब के केस में सामर्थ्य होती है। तो टॉसी की वैल्यू है 0.39, ये अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, और के का मान 1.3 है। तो के टाइम्स टॉसी ये हो गया बटे 2, इसका हाफ किया तो ये आ गया। इससे ये वैल्यू कम है। इसलिए चूंकि टॉबी का मान के टाइम्स टॉसी के आधे से कम है, इसलिए शियर एनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई जरूरत नहीं शियर एनफोर्समेंट। तो वन वे स्लैब का टॉपिक यहाँ पूरा हुआ। थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑन टू वे स्लैब।